वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं बेनजीर मेहदी। ऑपोजिशन ने बहुत ज्यादा ग्रैंड अलायंस और इत्तेहाद का शोर मचा रखा है, मगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तारीख में देखा जाए तो सियासी इत्तेहाद कराने वाली शख्सियत नसरुल्ला नवाब नसरुल्ला खान की जो एक बात है मरहूम की, वो मुझे याद आ गई कि जो इत्तेहाद होता है, सियासी इत्तेहाद होता है, वो हालात बनाते हैं। और अब क्या वो हालात आ गए हैं? तहरीक इंसाफ का अगर माजी में ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वो इत्तेहाद के हवाले से इतना बेहतर नहीं है। 1997 में तहरीक इंसाफ ने ताहिरुल कादरी और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाया, मगर जैसे ही मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ताहिरुल कादरी और इमरान खान दोनों वजीर आजम बनने के लिए निकल पड़े हुए। बात बहुत अजीब लगती है कि 2008 में तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद बनाया, जो ज्यादा वक्त नहीं चल सका। मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबात की तरफ बढ़ गई, जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। 2013 में तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, मगर वक्त आने पर उसने जमात इस्लामी को तहरीक इंसाफ ने डिच कर दिया, जिसके जख्म जिसके जख्म आज भी जो है वो जमात इस्लामी कुरेदती या चाटती हमें नजर आती है। यही वजह है कि जितनी भी ऑपोजिशन जमाते हैं उनके साथ जो है वो तहरीक इंसाफ मिल रही है, या वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, क्या वो पार्लियामेंट में हो या ना हो, मगर जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आती। अब बात करते हैं मौजूदा हालात की कि तहरीक इंसाफ अगर बनाती है इत्तेहाद, तो क्या उनका इत्तेहाद मुल्क भर में किस किस स्ट्रक्चर का बन पाएगा? इस बात को जरा खोलते हैं। बात करते हैं अगर पंजाब की, तो पंजाब में पीटीआई का इतना अच्छा कोई इत्तेहादी नजर नहीं आता। सिंध में पीटीआई का कोई खास इत्तेहादी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और मौलाना फजल रहमान है जिनके अपने इत्तेहादी हैं। बात की जाए बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में जो पीटीआई का इत्तेहाद है, महमूद खान अचकजई के जो इलाके हैं, जो कि पख्तून बलोच के इलाके हैं, उन तक ही महदूद है। अब पीटीआई का ये अलायंस, ऑपोजिशन अलायंस कहाँ खड़ा है, इसी पर हम आज बात करेंगे। और मौलाना फजल रहमान के दर पर एक दफा फिर से मकनातीसी सियासत जो है वो शुरू हो गई है। इस सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे, और आज हम के मेहमानों ने जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनका तारुफ मैं आपसे कराती चलूं। डॉक्टर हसन जफर हैं कि जिनकी सियासत पर एक गहरी नजर है, तजियाकार हैं। रजाक खट्टी साहब हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मौलाना साहब और उनकी सियासत को बड़ी नजदीक से देखा है। अगर लगारी साहब हैं कि जो माजी में पीटीआई का हिस्सा भी रह चुके हैं और एनालिस्ट हैं। तीनों ही जो मेहमान हैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ, और सबसे पहले मैं डॉक्टर हसन जफर आपकी तरफ आती हूँ कि क्या वाकई अब ये वक्त आ चुका हुआ है कि ऑपोजिशन एक इत्तेहाद की तरफ जाए और हम इंतखाबात की तरफ बढ़े? बहुत बहुत शुक्रिया बेनजीर साहबा आपके सवाल के लिए। आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब है कि बिल्कुल इलेक्शन का वक्त नहीं आया है। इस साल इलेक्शन कतन होते नजर नहीं आते। मुमकिन है कि अगले साल भी ना हो, इसलिए कि जो जिस डगर पे चीजें जा रही हैं उन्हें समझने की कोशिश करें। आप देखें जो आपने जिक्र किया कि मौलाना साहब का घर जो है फिर एक दफा सियासी गहमा गहमी का मरकज बना हुआ है, तो वजीर आजम साहब दो वज़रा को लेके गए थे अपने साथ, अता तारड़ साहब थे और एहसन इकबाल साहब थे। एहसन इकबाल साहब को तो जरदारी साहब के साथ चीन में होना चाहिए था, वो मौलाना साहब के घर क्या कर रहे थे जाके? आप समझिए ना। जरदारी साहब को भेजा गया चीन सफारती मिशन पे, और उनके साथ कौन लोग थे? ये जो सी पैक के जो इंचार्ज हैं एहसन इकबाल साहब, ये उनके साथ नहीं थे, ये मौलाना साहब के घर गए। जरदारी साहब के साथ गए मोहसिन नकवी साहब, जरदारी साहब के साथ गए उनकी टीम के साथ जो इत्तेहाद इनका बन रहा है। ये ग्रैंड अलायंसेस बनते रहेंगे। आपने अपने नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब का हवाला दिया, उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया था, आपको याद है? वो ग्रैंड अलायंस कितना अरसा कायम रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। ग्रैंड अलायंसेस से कुछ नहीं होता।
मुमकिन ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा हो कि चलें जी आप ग्रैंड अलायंसेस बना के थोड़ी एक्टिविटी कर लें एक और हुकूमत को एंगेज कर लें, यानी हुकूमत से मुराद है नून लीग को एंगेज कर लें इधर, और असल काम जो है दूसरी साइड पे जो करने वाले काम है, फॉरेन अफेयर्स के काम है या मईशत के काम है, वो उन्होंने खुद संभाल रखे हैं। जो दो की मिनिस्टर्स हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर और आपके इंटीरियर मिनिस्टर, कम अब वो उनको साथ स्लैश करके फॉरेन मिनिस्टर भी लगा लें, क्योंकि वो काम भी तो वही कर रहे हैं ना, मोहसिन नकवी साहब भी कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड भी देखते हैं, फॉरेन अफेयर्स भी देखते हैं, इंटीरियर भी उनके पास है। अच्छा। तो ये तो मतलब आप देखें ना, जो सूरत हाल हमारे सामने है वो तो बिल्कुल वाजे है कि नून लीग भी फारिग है और ये पीटीआई और ये लोग भी आपस में थोड़ी एक्टिविटी करते रहें, खबरों में रहें, बस इतनी बात है। अब्दुल लगारी साहब, आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने बताया कि पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, और ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम छोड़ दें, तो पीटीआई का नाम नहीं है वो किसी के साथ बहुत देर तक है वो रह सके किसी इत्तेहाद में, या कोई अलायंस बना सके। जी अस्सलाम वालेकुम बेनज़ीर साहिबा। हाँ, सब गेस्ट को मेरी तरफ से सलाम। आप ठीक कह रही हैं काफ़ी हद तक कि पीटीआई का रिकॉर्ड जो है वो अलायंस की हद तक जो है वो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन 2018 से 2022 तक जो गवर्नमेंट रही वो भी अलायंस की हुकूमत थी और उसमें काफ़ी सारी जमातें शामिल थीं। और उसके बाद वो अलायंस जब उनको इशारा हुआ कि आपने अलग हो जाना है, और तो वो आपने देखा कि रातों रात वो जो है वो अलग हो गए। जहाँ तक बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो पहली मरतबा अलायंस में आए हैं। मैं समझता हूँ जब ये 26वीं तरमीम का मामला था, तब सबसे पहले जो बात फ्लोट की गई जजेस के हवाले से वो मौलाना साहब के थ्रू की गई, जब ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली उन्होंने आइडिया फ्लोट किया। पहली मरतबा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी उन्होंने आइडिया फ्लोट किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जजेस की जो चीफ जस्टिस की जो तैनाती है, सिलेक्शन है, उसका तरीकेकार भी तब्दील किया जाए, और ये जरूरी नहीं है कि सीनियर मोस्ट को ही जो है वो जज बनाया जाए, चीफ जस्टिस। तो ये पहली मरतबा जब उन्होंने ये बात की थी तो इतनी खास कोई नोटिस नहीं हुई थी। तब भी मैं चौंक गया था कि ये बात मौलाना फजल रहमान उस वक्त क्यों कर रहे हैं। तो अभी भी अगर कोई अलायंस उनके हिसाब से बनती है तो देखें, तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान जो हैं, ये तो केपी में जो है ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं और बड़ी सख्त मुखालफत रही है। ये मुझे नहीं समझ आती कि ये पीटीआई को क्या स्पेस देंगे, क्योंकि पीटीआई ने तो वैसे ही सारा स्पेस लिया हुआ है पख्तूनख्वा से, और मेरे ख्याल में मौलाना का स्पेस खत्म हुआ है। तो अगर कुछ लेने की कोशिश कर रहे होंगे तो अपने लिए लेने की कोशिश कर रहे होंगे। पीटीआई को मेरे ख्याल में वो कुछ दे नहीं सकते। जहां तक बात रही इत्तेहाद की कि जी इलेक्शन हो, पार्लिमानी हद तक तो हो सकता है ये इत्तेहाद जो है वो थोड़ा सा चल जाए, लेकिन मुझे ऑन ग्राउंड ये इत्तेहाद इतना कोई काम करता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, जैसे कि आपने अभी 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया, तो 26वीं आईनी तरमीम में भी मुलाकातें होती रही, हमने देखा वक्त जाते रहे, मगर मौलाना ने जाके फिर 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाला। तो जी जी अब देखिए, आप ये अगर आप तो पीटीआई से वाबस्ता रह चुके हैं और खान साहब के करीबी भी रह चुके हैं, तो ये तो जी बात जी बड़ी अया है कि माजी में मौलाना साहब और बानी पीटीआई एक दूसरे पर किस तरह कीचड़ उछालते रहे, दोनों क्रिटिसाइज करते रहे हैं। जी जी। देखिए, हम्म। उस वक्त भी जब ये मौलाना फजल रहमान साहब को एक खास लकब से पुकारा जाता था, तो उस वक्त भी मैं पार्टी के अंदर भी ये कहता था कि ये इस तरह के अलकाबात से किसी भी सियासी लीडर को नहीं पुकारना चाहिए। और जो भी बात है सियासी, जो भी मुखालफत है आपकी, आप बिल्कुल करें। लेकिन वो कुछ जाहिर है कुछ क्राउड भी इस तरह की बातें सुनना चाहता है। वो कहते हैं ना पंजाबी में जो एक शेर है कि कुछ सानू भी मरण का शौक सी, कुछ शहर के लोग भी जालिम सन। तो वो उस हिसाब से जो है ना वो एक ताल्लुकात में बड़ी बड़ी दूरी आ गई, बहुत दूरी आ गई। और अब जो अगर फासले कम हो रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ग्रैंड अलायंस से कोई नुकसान होगा पीटीआई को या मौलाना साहब को। नुकसान किसी को नहीं होना, लेकिन जो एम है वो है इलेक्शन करवाना, और वो मुझे इससे पूरा होता हुआ नजर नहीं आता। बिल्कुल, ये इतना मजबूत नजर भी नहीं आ रहा है। रज़ाक खटी साहब, आपने तो मौलाना साहब की सियासत को और उनको बड़े करीब से देखा है, रेगुलरली आप उनके साथ पार्लियामेंट में उनकी जमात को कवर करते रहे हैं, और सारा कुछ आपने
जो भी उरूज और जवाल है वो कवर देखे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मौलाना सिर्फ इसलिए पीटीआई के साथ इत्तेहाद में आए हैं कि वो हुकूमत के साथ बार्गेनिंग कर सके मजीद किसी बात पर, या पॉइंट स्कोरिंग कर सके, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो 26वीं आईनी तरमीम की तरह जो है उन्हें छोड़कर हुकूमत के साथ जा बैठेंगे? बेनजीर, बहुत शुक्रिया आपका। असल में इस वक्त मौलाना की पोजीशन तो वो ताश के पत्तों में जो इक्के की होती है ना, वही है कि वो जिसके साथ खड़े हो जाते हैं उसकी वाह वाह हो जाती है ना। तो जब वो 4 फरवरी को गए थे असद कैसर साहब के घर और मुतहदा अपोजिशन का जो इजलास था, तो जाहिर है हुकूमत के लिए परेशानी थी और रात तो वो गुलदस्ते लेकर पहुंच भी गए प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी रिहाइशगाह पर। तो एक्चुअल इशू ये है कि इस वक्त तो तहरीक इंसाफ के साथ जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर हशर किया है, तो उसमें उसका बच जाना ये बड़ी बात है, सच्ची बात तो ये है। लेकिन इशू यहाँ ये है कि सियासत अगर मुस्लिम लीग नून या उसकी हुकूमत अगर कर रही होती तो बात समझ में आती। फिर तो पीटीआई को अगर आप थोड़ा छोड़ देते, बेशक इमरान खान जेल में हो, लेकिन जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उस तरह की सियासत तो हो नहीं पा रही। अब जाहिर है कि इमरान खान के ऊपर जितने केसेस दाखिल हैं, जितनी सजाएं आई हैं और जिस तरह पार्टी तितर बितर हुई है, उसके उसके बहुत सारे असबाब है ना। एक तो ये है कि वो डायरेक्ट जिस तरह पावर में आए और जिस तरह उन्हें सपोर्ट की और जिस तरह उन्होंने उनके ऊपर इन्हिसार किया एस्टेब्लिशमेंट पर, और वो सारी चीजें अब किसी से ढकी छुपी हैं भी नहीं। तो उसके नतीजे में तमाम जमातें ऐसा करती हैं। इमरान खान ने भी ऐसे किया, अपनी पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जिनको हुकूमत के दौरान कोई लिफ्ट नहीं थी। चंद लोग थे किचन कैबिनेट के जिनसे मिलकर सारी बातें होती थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था, उनकी जो जाती जिंदगी तोहम परस्ती वाली थी, उसने भी सारे काम का बेड़ा गर्क किया। मेरे ख्याल है कि मुल्क की तारीख में जिस तरह एक जुल्फकार अली भुट्टो थे, उनको जो मौका मिला और अलग थे लेकिन वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। इसी तरह इमरान खान के साथ जो एक पेज का मामला था, उसमें उनके पास बहुत सारे मौके थे लेकिन उन्होंने किया नहीं। हालांकि उनको इससे अपोजिशन ने कहा भी सही कि भाई आप बेशक हमारे ऊपर केस वगैरह दाखिल करते रहे लेकिन मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से सोचें, लेकिन उन्होंने बहुत से मामला में इस तरह किया नहीं। तो इशू ये है कि अब जब इस तरह की, और अच्छा दूसरा ये कि तमाम सियासी जमातों को उन्होंने जो है वो दीवार के उसमें शामिल थे। मौलाना को वो गिरफ्तार करवा सकते थे लेकिन उनके पास जो मदरसा फोर्स है, इसी वजह से वो पीछे हट गए और वो कर नहीं सके। एस्टेब्लिशमेंट भी इसी वजह से उनको कुछ छेड़ नहीं सकी। अब इस वक्त मौलाना, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में अगर मौलाना की मुदाखलत न होती और जिस तरह नून लीग रश में ये सारे काम कर रही थी पीपल्स पार्टी, तो मेरे ख्याल बहुत सारी इतनी तरमीमें हो जानी थी कि शायद हम पाकिस्तान में दीगर जमातें उसको रोक नहीं सकती, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। मौलाना ने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फेस सेविंग भी की, उन्हें एक साफ सुथरा रास्ता भी फराहम किया और हुकूमत को जो टफ टाइम दिया उसमें बहुत सारी जो सीटें थी वो उन्हें निकालना पड़ी। लेकिन फिर बाद में हम देख रहे हैं कि जिस तरह टीका ऑर्डिनेंस में चीजें उन्होंने डाली हैं या बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ जिस तरह कानून साजी की जा रही है, तो उसमें तो अब मौलाना क्या कर सकते हैं। मौलाना के पास तो देखे ना, एक ही रास्ता है कि वो पीटीआई के साथ जाएंगे नहीं, मुझे जाती तौर पर अंदाजा है, क्योंकि वो इमरान खान साहब अनप्रिडिक्टेबल लीडर है ना। उन्हें पता नहीं चलता कि वो किस वक्त आपके साथ खड़े होंगे, किस वक्त नहीं खड़े होंगे। वो मेरे ख्याल ज्यादा सूट उनको नवाज शरीफ करते हैं, जरदारी साहब करते हैं, तो इसीलिए वो उनको सजी दिखा के वो वाला काम है ना कि वो खबी से काम लेने वाला। तो इस तरह की सूरत हाल अभी बन गई है। लेकिन हाल में जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है, फिलहाल तो ये गवर्नमेंट चलनी है। 2.5 साल जब पूरे करेगी तो फिर हम देखेंगे, शायद मुमकिन है कि ये नेशनल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। करना चाहूंगा यहाँ जी पे जी जी, बोलिए डॉक्टर, बोलिए, जी जी, कहिए कहिए, ऐड ये कीजिए। देखिए, खान साहब की सियासत को अगर आप देखें तो उनकी सियासत के नतीजे में ही 26 में आईनी तरमीम की जरूरत पड़ी ना।
तो अगर वो उस तरह से ना प्ले करते जैसे उन्होंने किया, जैसे उन्हें किसी ने, उनके जो आसपास लोग थे, अब गुमान ही किया जा सकता है ना, हम वहां बैठे हुए तो नहीं थे, लेकिन गुमान ये किया जा सकता है कि उन्होंने, लोगों ने उनको बावर कराया, उनके जहन में ये एक चीज बिठा दी कि अवाम आपके साथ हैं, आप बहुत ताकतवर रहनुमा हैं और अब आप हर आदमी से लड़ जाएं। ये कोई अच्छी स्ट्रेटेजी तो नहीं थी ना, और यही मैं उन्होंने आपको किया, और आज भी वो यही कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं। उन्हें जरदारी साहब से कम इतना 100 इख्तलाफात रखे जरदारी साहब से, लेकिन उन्हें कम से कम इतना सीखना चाहिए था। जरदारी साहब ने एक गलती की थी, वो जो ईंटों से ईंटें बजाने वाली तकरीर, उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को लाइन और लेंथ ठीक करके तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा किया। उसका नतीजा, उसका फल उन्हें यह मिला कि नून लीग की गवर्नमेंट में उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आज चीन में जरदारी साहब मौजूद हैं, हालांकि सदर का ओहदा जो है वो एग्जेक्टिव नहीं है, एक नुमाइशी ओहदा है, बट ही इज डूइंग एवरीथिंग फॉर पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट। तो जरदारी साहब आज जिस लेवल ऑफ सक्सेस पे खड़े हुए हैं, उन्होंने राइटली प्ले किया। और खान साहब ने क्या किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट टीम अप हो गए दूसरी पार्टीज के साथ, यानी जुडिशरी को साथ मिला के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टॉपल करने की और उनको चैलेंज करने की कोशिश की। यही किया ना, उसका नतीजा ये निकला कि 26 में आईनी तरमीम हुई। अगर ऐसे प्ले ना करते और सीधे सीधे रहते जिस तरह चल रहे थे मामला, तो ना 8 फरवरी के उनके गिले ऐसे सामने आते, ना उनको ये सब कुछ करना पड़ता। 9 मई में अब उनके कहने पे तहकीकात करा लें, उनके कहने पे हुआ नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था, लेकिन उनके गले तो पड़ गई ना एक चीज, और सारी जिंदगी के लिए पड़ गई। अब इन चीजों को अनडू कैसे करना है, ये बैठ के खान साहब जितना अरसा वो अंदर हैं, वो उनको ये बैठ के चीजें सोचनी है कि जो उनको एडवाइस कर रहे हैं लोग, जिन्होंने 26 नवंबर का एडवाइस किया कि आप चढ़ाई कर दें और इस किस्म की यूज ऑफ पावर करें, ये चीजें उनको जब तक नहीं समझ आएंगी कि ये नो गो एरियाज हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, और इस किस्म का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहिए जहां पे दूसरी फोर्सेस को की मजबूरी बन जाए कि वो उनको उनकी जगह पे रखें, फिर जहां पे रखा हुआ है उन्होंने वो आपके सामने है। अच्छा डॉक्टर, यहाँ आपने एक बात की कि जो लोग उनको जाके समझाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के भी हम मामले पर देख लें कि जो लोग उनको, जाहिर है वो लीडरशिप है, एक वो लीडरशिप है कि जो लीगल टीम है जिसमें चेयरमैन आ जाते हैं, बैरिस्टर गौहर आ जाते हैं, और एक आपको पता है एक मंझी भी जो है तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छे कानूनदानों की लीडरशिप है, लीगल टीम है। लेकिन मामलात जो है वो लीगल टीम जो है वो हल नहीं करती, मामलात सियासी लोग हल करते हैं। तो आपको लगता है एग्जैक्टली कि तो जो ये सिलेक्शन किसने की है नजीर, ये देखे ना, इन लोगों को अपनी कानूनी टीम को सियासी ओहदे देने की गलती भी तो खान साहब ने की ना। उनको लाके अपने की पोजीशंस पे बिठा दिया, क्योंकि वो उनसे हर वक्त मिलते जुलते थे। इससे क्या समझें कि जो खान साहब के सामने ज्यादा पेश होता है उसको कहते हैं कि चलो तुम बच जाओ। तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर कोई दूसरा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। ये वो गलतियां हैं, वो जस्टिस वजीउद्दीन वाला आप दौर याद करें जब पार्टी में इलेक्शंस हुए थे और एक ऐसा ग्रुप सामने आया था जो खान साहब की उस वक्त की पॉलिसीज को अपोज करता था या उस वक्त खान साहब को पसंद नहीं था, उन्होंने सबको आउट कर दिया। ऐसे लोग अपने आसपास इकट्ठे किए जो या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, या फिर वो उस वक्त मतलब क्या समझे हम इस सारी सूरत हाल से। पार्टी के साथ जो किया है वो तो खान साहब ने खुद किया। मैं 26वीं आईनी तरमीम का वाहिद जिम्मेदार खान साहब को समझता हूं, उनकी पॉलिसीज की वजह से, और जो उन्होंने जो लाइन पकड़ी है या जो लोगों ने उनको एडवाइस किया, बैरिस्टर गौहर वगैरह, देखिए ये तो हम सब जानते हैं कि ये सिंसियर नहीं है। मैं तो कन्विंस्ड हूं कि ये बैरिस्टर गौहर और ये बाकी जितने लोग इस वक्त ओहदेदारान हैं, ये खान साहब को अंदर ही रखने में इनकी बका है। इनका तो फायदा है कि खान साहब अंदर रहें और ये जम के बैठे रहें बाहर। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो उन लोगों को जाके लोग जो मिलते हैं उनसे मुलाकातें करते हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर भी शामिल हैं, उमर अयूब भी शामिल हैं, और जी जी बैरिस्टर गौहर रेगुलरली मीटिंग करते ही हैं, साहबजादा हामिद भी शामिल है, कि जो हम देखते हैं कि
हर ट्यूसडे को और थर्सडे को मुलाकात होती है। तो उन लोगों ने वो सही जाके जो है वो पार्टी वो सही पोजीशन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल वो उस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या उनकी मीटिंग्स भी नहीं जो नहीं, हुई तो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो खान साहब को जाके जो भी आदमी ये समझा रहा है कि आप एक हार्ड लाइन लेके खड़े रहें और इसी में आपकी सियासी जीत है, वो उन्हें गलत बता रहा है। खान साहब को यह समझाने की जरूरत है या उनसे यह बात करने की जरूरत है कि आप जरा कोई धीमे लहजे का कोई रास्ता निकालें ताकि आप आगे चलने के काबिल हों। आपके पास अगर अवामी सपोर्ट है तो वो दैट अलोन इज नॉट इनफ। इतनी बात तो खान साहब को समझा सकते हैं या कन्वे की जा सकती है। ये क्यों जाके वहां से अब 8 फरवरी का दिन है, अब उसके ऊपर अब फिर कोई इन्होंने कोई हंगामा, ऐसा कोई हल्ला गुल्ला करने की कोशिश की, फिर मुश्किलात बढ़ेंगी। भाई कोई कोई स्पेस दूसरे को देने को तैयार भी तो होना खान साहब। सियासत ऐसे ही होगी, वरना फिर अगर आप वो पावर की पॉलिटिक्स करेंगे फिर जिसके पास ज्यादा ताकत है वो फिर आपको कॉर्नर कर देगा। बिल्कुल, पावर की बात आ गई तो लगारी साहब से मेरा ये सवाल है कि अभी नई नई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की सदारत मिली है जुनेद अकबर साहब को, जो कि अपने अंदर एक एक सीनियर पॉलिटिशियन है, तीसरी बार गालिबन जो है वो पार्लियामेंटेरियन बने हैं, लेकिन उन्होंने भी बड़ी हार्ड लाइन ली है। गो के जाहिर एक हार्ड लाइन उन्होंने इसलिए भी ली कि 26 नवंबर के बाद जो है पीटीआई का वर्कर जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया था, डिसहार्ट हो गया था, पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। उन्होंने ये कहा कि पिछली वाला जो एहतजाज होगा और अब के एहतजाज में ये फर्क है कि पिछले एहतजाज में हम राब्तों से इदारों से राब्तों में होते थे और अब की दफा हम किसी से राब्ते में नहीं है। तो इस सारी सिचुएशन को अब वो किसी से राब्ते में नहीं है और अब हम फिर आ जाएंगे सड़कों पे, फिर तोड़ फोड़ करेंगे, फिर गिरफ्तारियां होंगी, फिर कहेंगे हम पे पर्चे हो गए। तो बात तो वही घूम करके फिर के देख 26 लें। नवंबर वाली जगह पे आके खड़ी हो गई है। हम लगाई 3 साल से देख रहे हैं ना, ये कुछ कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा निकला, कोई फेवरेबल कोई चीज बता दीजिए। उनकी वजह से मैं ये कह रहा हूं कि ये जुडिशरी को भी उन्होंने पॉलिटिसाइज किया। जब आप हर इदारे को, अदर फोर्सेस को अपने साथ मिला के अपनी पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे तो वो भी फिर उस जद में आ जाएंगे आपके साथ ही। तो ये नहीं करना चाहिए था ना। अगर आप और खाली जो कल एक साइड से एहतजाज होना है, खेलें। जाहिर है उनका तो पहला टास्क है सवाबी में और मुल्क भर में जो होगा एहतजाज 8 फरवरी को, तो वो तो उनका पहला टास्क है। तो मैं इस बात का जो जवाब है मैं लगारी साहब से लेना चाहूंगी कि पीटीआई कब सियासी मेच्योरिटी का मुजाहिरा करेगी, कब उसकी लीडरशिप बिलशमूल जो है वो बानी पीटीआई कब मैच्योर होंगे। इतनी सारी चीजों से भी अब तक कुछ सीखा नहीं है। जी, मेरे ख्याल में आप जरा जायजा लें, इस मुल्क में अगर सियासी स्पेस सबसे कम जो अगर दिया गया है एहतजाजी सियासत के हवाले से या जलसे करने के हवाले से, तो सबसे कम जो स्पेस है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अगर वो 4 या 10 लोग जाके खड़े हो जाएं और छींक भी मारे तो वहां भी पुलिस की 2 मोबाइल पहुंच जाती है कि गिरफ्तार करना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एहतजाज करना कोई गैर जमहूरी काम है। या तो फिर आईने पाकिस्तान में लिख दें कि जी एहतजाज करना जो है वो गैर जमहूरी है, आप ये गैर आईनी भी है, गैर जमहूरी भी है और एक क्राइम है। अभी आप बात कर रहे थे कि जी ये एहतजाज और ये खान साहब क्यों इतना एग्रेसिव हैं, क्या है। देखिए वो तल्ख हो गए हैं ना। आप एक बंदे पे 200 केसेस कर देंगे, 200 केसेस अगर एक बंदे पे हो जाएंगे और उसको जेल में रखेंगे, उसकी बीवी को भी जेल में रखेंगे या उनके भांजे को भी जेल में रखेंगे, उनकी पूरी पार्टी से हजारों लोग जो हैं वो जेल में चले जाएंगे, छापे पड़ेंगे, इस तरह से एग्रेसिवली उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा, तो जाहिर सी बात है उसका जो लहजा होगा वो तल्ख हो जाएगा। तो जरूरत दोनों तरफ से है बेनजीर, एक तरफ से जरूरत नहीं है, दोनों तरफ से जरूरत है कि रवैयों में थोड़ी सी नरमी लाई जाए। बिल्कुल, देखिए नरमी ही की तो बात करें, अभी डॉक्टर हसन जफर भी ये बात कर रहे थे, मैं भी ये बात मैं मानता हूं कि लर्निंग भी दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, सिर्फ खान साहब को नहीं लर्न करना और दोनों तरफ को लर्न करना है कि अगर कोई चीज, अगर देखें इसमें कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा। मेरे पॉइंट भी ले लीजिए कि अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा एहतजाज आपका हक है, मानते हैं हर ऑपोजिशन एहतजाज करती है, मगर ये जो उसके साथ एहतजाज के साथ जो तशद्दुद आ जाता है, जो वायलेंस आ जाता है, उस पर एतराज होता है हुकूमत को, जो 2014 वायलेंस को तो किसी तरह से भी जस्टिफाई तो किया ही नहीं जा सकता ना।
किसी तरह के भी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, कहीं से भी आए, चाहे वो हुकूमत की तरफ से वायलेंस आए या वो तहरीक इंसाफ की तरफ से आए या किसी आम शहरी की तरफ से आए, वायलेंस को तो जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर एक जमात जो है वो अगर एहतजाज का ऐलान करे कि जी स्वाबी में जलसा कर रहे हैं, तो मैं किसी को कल सुन रहा था कि वो तहरीक इंसाफ के जो है वो क्रैकडाउन शुरू हो गया है इस्लामाबाद में। अब एक अगर जलसा है या वहां पे अगर लोग गैदर हो रहे हैं, पुरअमन हैं जब तक, हाँ अगर पुरअमन नहीं रहते, वायलेंट हो जाते हैं, तो फिर तो दूसरी बात है। देखिए अभी 26 नवंबर की बात हो रही थी, एक साइड कह रही है कि जी हम पे गोलियां चली हैं, दूसरी साइड कह रही है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो इसका फैसला तो किसी तीसरे तरीके से होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो अब वो दोनों को बैठ के अगर अपनी हार्ड लाइन से थोड़ा पीछे हटेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा ना। तो हमें लगारी साहब कोर इशू पे जाए ना। आप ये देखिए कि जब आप इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आते हैं पावर में, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी ये गलती की 2 दफा, जिनकी सपोर्ट से आए फिर उनके ही मुखालिफ हो गए, और इमरान खान साहब ने भी वही गलती की, दोनों बाहर बैठे हुए हैं। आप एक ट्रस्ट ब्रीच करते हैं जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी हम आप हमें लेके आए या हमारी हिमायत करें, हम आपके साथ मिलके चलेंगे। आपने जब वहां पे बैठ के की इश्यूज पे या की अपॉइंटमेंट्स पे रेजिस्ट करना शुरू किया या असर्ट करना शुरू किया, और आपने वो सारी सुनी होगी जनरल बाजवा वाली बात कि वो जो जब वो की अपॉइंटमेंट का इशू था, तो इन्होंने क्या किया, एक जगह उन्होंने जनरल बाजवा साहब ने इनको बहुत पोलाइटली पूछा, एज इट इज रिपोर्टेड, कि आप इस पे एग्री करते हैं? उनका जी हाँ बिल्कुल ठीक है कर ले। फिर उन्होंने रात को जब वो अपॉइंटमेंट हो गई, इन्होंने फिर अपना एक स्टांस ले लिया। तो अगर आप एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि आप अपनी कमिटमेंट्स ऑनर नहीं करते, तो वो बहुत ऐसी शख्सियत के साथ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैसे चलेंगे? और मियां साहब ने भी यही किया और इन्होंने भी यही किया। देखें वो जो अपॉइंटमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस पीटीआई के मिजाज, खान साहब के मिजाज के बारे में खटी साहब आपकी तरफ आऊंगी और ये बताएगा कि अब मौलाना साहब आगे आपको क्या चले, अगर ये इत्तेहाद नहीं भी बनता, और ये मुझे तो जहां तक ये लग रहा है कि ये तमाम तर जो ये प्रैक्टिस की जा रही है, बस एक इंगेज किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है पीटीआई अब एहतजाज की तरफ वापस बढ़ रही है, और अब ये शोशा छोड़ दिया जाए, एक प्रेशर डाला जाए कि हम जो है वो एक ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब क्या अब की दफा पीटीआई के साथ बैठ जाएंगे और हुकूमत से, जैसे आज भी वजीर आजम से मुलाकात हुई है, या टेबल की दोनों साइड ही खेलेंगे? असल में बेनजीर मौलाना जाहिर है कि वो सियासत जो है ना वो एक्चुअल मफादात का ही खेल है ना, उसमें आप अपने लिए कितना ज्ञान कर सकते हैं। मौलाना का तजुर्बा इमरान खान साहब के साथ कोई है ही नहीं साथ चलने का, क्योंकि शुरू से उनकी मुखालफत ही उन्होंने मोल ली है। जिस तरह बड़े जलसों में मौलाना के खिलाफ बातें की जाती थी, उनको अल्काब दिए जाते थे, उसके बावजूद मौलाना ने खुद अपोजिशन में है तो उन्होंने उनके लिए सॉफ्ट जो है कार्नर अपने तरफ रखा है। लेकिन यहाँ इनकी बुनियादी बात समझने की है ना, वो ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, खुसूसन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, वो दोनों असल में इमरान खान के वजूद को ही अफोर्ड करना नहीं चाह रही इस वक्त। उसका सबब यह है कि सियासी तौर पर पंजाब में इमरान खान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और 8 फरवरी कल परसों है, तो उसमें भी एक साल इस इलेक्शन को हो जाएगा। वो इलेक्शन किस तरह हुए, उन इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनी वो भी आपके सामने है। उसमें जो बड़े फैसले किए, सर्विसेज चीफ के जो मुलाजमत है उसको एक्सटेंड किया, उसको 5 साल तक फिक्स कर दिया गया, 26वीं तरमीम की ताकि जजेस को अपने कंट्रोल में लिया जा सके और अगर कोई थ्रेट हो तो उसको रोका जा सके। तो बड़े फैसले ये हुकूमत जिस तरह का भी मैंडेट है उसमें बहरहाल वो कर चुकी है। अब उसके सामने असल इशू ये है। आप 1 मिनट में आऊंगी कि देखिए आप बड़ी सही बात कर रहे हैं कि कल 1 साल हो जाएगा पाकिस्तान में इंतखाबात को, हुकूमत तो कर चुकी हुई है, लेकिन ऑपोजिशन क्या कर रही है? ऑपोजिशन तो जब से वजूद में आई है, फॉर्म 47 वाले
और आज भी वहीं खड़े हैं। मुझे तो लगता है कि एज एज आगे नहीं बढ़ी है पीटीआई या ऑपोजिशन। नहीं बहन जी, तो अपोजिशन क्या करे? इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिजर्व सीट का जो मामला था वो वहीं पेंडिंग में है। और अब तो सूरत हाल ये है कि तो आज फिर कोई ये इतरात आ रही है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जस्टिस काजी फायद ईसा का नाम दिया जा रहा है। इशू ये है कि अगर इस तरह की सूरत हाल बनेगी, आप एक बहुत बड़ी जमात को अगर बाहर निकाल देंगे तो किस तरह नतायज होंगे। और दूसरी तरफ उसमें ये इससे इनकार नहीं करता कि पीटीआई ने जिस तरह खुद मिन्नतें करके स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनवाई, उसमें फिर वो खुद उससे निकल भी गए। इशू ये है कि आपको इंगेज करना पड़ता है, खासकर उन हालात में जब आपके आसपास हालात आपके फेवर में न हो। ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप उनके दिलो दिमाग से उतर जाएं और एक बात दुश्मनी की हद तक चली जाए तो जाहिर है कि फिर आपका वजूद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त जो आइन और कानून की बात चल रही है, ये बहुत मौजूद रियासतों में, ममालिक में ये चीजें होती हैं। हर जगह इस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता जिस तरह हमारे पास हो रहा है। हम सब जानते हैं कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ इतने सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान के, जाहिर है उन्होंने सब कुछ भुगता भी है, जलावतनियां भी भुगती है अपनी हुकूमतों के खिलाफ। जो एहतजाज हुए जिसमें खुद इमरान खान उसका हिस्सा बने, लेकिन उसके बावजूद वो वतन तो आ गए, लेकिन उनको इस पूरे सिस्टम से तो बाहर निकाल दिया गया है ना। अब वो बायसे शर्म जो है वो पब्लिक में आने की पोजीशन में ही नहीं कि वो अगर साथियों के सामने आए तो जवाब क्या देंगे सवालों का। तो ये तो तय है। इसमें यह है कि सियासतदानों को मिल बैठकर अपना स्पेस जो उन्होंने गंवा दिया है वो लेना पड़ेगा। लेकिन इशू ये कि ये बात है ख्वाहिश हमारी, ये आइडियलिज्म है। लेकिन अगर सियासी फोर्सेस खुद नहीं चाहती तो हम क्या करेंगे? जरा रियलिस्टिक बातें करें ना सर। करने के लिए भी तैयार नहीं है ना, अब नहीं हो रहे किसी भी सूरत, अपनी जिद नहीं छोड़ रहे, तो अब क्या करें? थोड़ा सा तो अपनी जिद छोड़ के, अभी आपने देख लिया मुज़ाकरात का जिद क्या की बात अंजाम हुआ। नहीं है, जिद की बात जी बारे में डॉक्टर साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि मुझे बताइए कि